नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे, ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे अतीत की बुक है उसका चैप्टर 10, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। आइए हम देख लेते हैं इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्या बताती है प्रशस्तियाँ, तो प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती है ये हम जानेंगे इसमें। और समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वंशावलियाँ, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ पढ़ेंगे। प्रशासन पढ़ेंगे, नए प्रकार की सेना और दक्षिण के राज्यों में सवाएं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रशस्ति। देखिए, प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। जैसे देखिए, प्रशस्ति किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ ही प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति वंश के बारे में भी बताती है। इनका प्रयोग राजा या बड़े प्रधान द्वारा किया जाता था। ये अपने आत्मसम्मान में बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। जो राजा थे वो अपने आत्मसम्मान में बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। एक प्रशस्ति है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है एक, जो इलाहाबाद को हम प्रयाग भी कहते हैं और कौशाम्बी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो इलाहाबाद का अभिलेख है इसको कौशाम्बी का अभिलेख या प्रयाग का अभिलेख भी कहा जाता है। इलाहाबाद के अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो एक कुशल योद्धा थे, एक कवि थे और वे विद्वान भी थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो आर्यावर्त के 9 शासक थे उनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और उनके जो राज्य था, साम्राज्य था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिणापथ के 12 शासकों ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे वो हार गए थे और उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। तो समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति फिर से प्रदान कर दी। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते, उनकी आज्ञाओं का पालन करते तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कुषाण, शक और श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जो कुषाण शासक थे, शक राजा थे और श्रीलंका के जो शासक थे, इन सब ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी लड़कियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। अब हम पढ़ेंगे वंशावलियाँ। क्या होती है वंशावलियाँ। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह, परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। वंशावलियाँ वंश यानी अपने जो होता है वंश या कुल, उसके बारे में बताती है। ठीक है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त, जिनकी उपाधि थी महाराजा अधिराज की। तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, अभिलेखों तथा सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। जो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसकी जो वंशावली, अभिलेख तथा सिक्कों से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को हराया था। ऐसा माना जाता है कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया था और शकों का अंतिम राजा था, उसको हराया था। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के बारे में हमें उनकी जीवनी हर्षचरित्र से पता चलता है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की
थी। जो हर्षवर्धन था उसका जो हर्ष चरित्र है, जो उनका दरबारी कवि था बाण भट्ट, उसने लिखा है और जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है कि हर्षवर्धन की जो वंशावली है उसके वंश के बारे में बताते हुए हर्षवर्धन कैसे राजा बनता है, तो इन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। चीनी यात्री हुएन सांग, जिसको सुवेन सांग कहते हैं, ठीक है, तो चीनी यात्री हुएन सांग या शुएन सांग हर्ष के दरबार में रहे और वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, ये चीन का यात्री था हुएन सांग, जो भारत भ्रमण पर आया था और उस समय कन्नौज का राजा हर्ष था, तो इसके दरबार में रहा था और उसने जो जो देखा उसको उसने बुक में लिखा है। हर्ष और उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। हर्ष जो थे अपने पिता और उसके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ही वो थानेसर के राजा बने थे। जब बंगाल के शासक ने उनके बहनोई, जो कन्नौज के शासक थे उसके बहनोई, तो जब बंगाल के शासक ने उनके बहनोई को मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जो हर्ष का बहनोई था उसको जो था वो बंगाल के शासक ने मार दिया था, तो उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हर्ष को मगध बंगाल जीत का पूर्व में सफलता मिली, परंतु नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। हर्षवर्धन जो था उसने मगध और बंगाल तो जीत लिया था, किंतु जो नर्मदा नदी थी उसको पार नहीं कर पाया था, क्योंकि दक्कन की ओर जब वो बढ़ने लगा था तो वो चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उसको रोक दिया था। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव और चालुक्य थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जब पल्लवों का राज्य था, उन पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, तो कांचीपुरम और उसके आसपास और कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी का नाम कांचीपुरम है और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, जो एक व्यापारिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र भी वो बन गया था, जहाँ बहुत सारे मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की समृद्ध शहर राजधानियों को निशाना बनाते रहते थे। जो पल्लव थे, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्य इनकी राजधानी ऐहोल थी, तो ये दोनों एक दूसरे की राजधानियों पर आक्रमण करते रहते थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें उनके पूर्वजों यानी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जो चालुक्यों का सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय था और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में उनके एक दरबारी कवि रहते थे रवि कीर्ति। ठीक है, तो उन्होंने जो प्रशस्ति लिखी है उससे हमें उनके पूर्वजों के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ अपने अभियान चलाए थे और उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण आदि के बारे में पता चलता है। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्ष को नर्मदा नदी के पार आने नहीं दिया था। अंततः पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था और बाद में जो पल्लव थे और चालुक्य थे इनको राष्ट्रकूट राजा हुए और चोल राजा हुए थे, इन्होंने खत्म कर दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। जो प्रशासन उनका होता था उनकी प्राथमिक इकाई गांव होते थे। भूमि कर के अलावा राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधिकारी थे।
कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। तो जो एक ये कह रहा कि जो एक व्यक्ति था वो एक से अधिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। नगर श्रेष्ठी कौन होते थे? जो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। तो नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? शहर का व्यापारी या मुख्य बैंकर। ठीक है। साहतवाह कौन होते थे? व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार होते थे। कायस्थ लिपिकों का प्रधान। ठीक है। कायस्थ तो कौन होते थे? लिपिकों का जो प्रधान होता था उसको कायस्थ कहते थे। जैसे लोगों का स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला था, जो उनका स्थानीय प्रशासन था, तो इसमें नगर श्रेष्ठी, सातवां, प्रथम कुलिक और कायस्थ, इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो बेटा ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं या सातवां कौन थे। ठीक है, तो इनको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे एक नए प्रकार की सेना। ठीक है। राजाओं की सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। हाथी भी होते थे, रथ भी होते थे, घुड़सवार होते थे और कुछ पैदल चलने वाले सिपाही भी होते थे। साथ में कुछ सेना नायक भी होते थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। जो सेना नायक होते थे, जब राजा को सेना की आवश्यकता होती थी तो वो उनको सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। इनको वेतन की जगह भूमि दान दिया जाता था, मतलब जो नगद पैसे की जगह इनको भूमि गिफ्ट में दी जाती थी इनके वेतन के रूप में। ठीक है। जिससे कर वसूल कर वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के लोग सामंत कहलाते थे। शासक के दुर्बल होते ही ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है। जब राजा दुर्बल हो जाता, कमजोर हो जाता था, तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करते थे। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ठीक है। तो ब्राह्मण और भूस्वामियों का जो संगठन होता था उसको सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। जो सभाएं होती थी तो इन पर धनी वर्ग का नियंत्रण था। गैर ब्राह्मण इलाकों में उर नामक ग्राम सभा होती थी। जो जहाँ ब्राह्मण नहीं रहते थे तो उस जगह को बोलते गैर ब्राह्मण, तो वहाँ उर नामक सभा होती थी, ग्राम सभा। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। उस जमाने में आम लोग, तो अब हम आम लोग जो होते थे उनके बारे में जानेंगे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए, अन्य लोगों और महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखे गए उनमें जो राजा और ब्राह्मण थे उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, और जो आम लोग होते थे उनको, महिलाओं को, और आम लोग होते थे उनको प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। कालिदास का जो नाटक है उसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसका नाम है। ठीक है, नाटक का। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। ठीक है। चीनी यात्री फासियन ने उन लोगों की दुर्गति के बारे में बताया है जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो जिन लोगों को अछूत माना जाता था वो शहर में अंदर नहीं आ सकते थे और वो शहर के बाहर कहीं दूर रहते थे। और हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। जैसे गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासनकाल जो था 1400 साल पहले था। तो हमारा जो चैप्टर था ये हो गया ख़त्म। ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।